कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल से कई बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सर की वीडियो आई नहीं पटवारी वाली या पटवारी के विज्ञापन को लेके। पढ़े लिखे आप सभी हैं बच्चों, पढ़ लिया होगा आपने विज्ञापन की जितनी भी शर्तें हैं जो भी हैं सभी लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं उस चीज़ के लिए जिस मिशन मोड पे आप लोग जाने वाले हैं। 14 अक्टूबर को आपका विज्ञापन आना था, वो आ चुका है। उसके अलावा 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम निर्धारित है, वो भी हो जाएगा। और इस दौरान जो आपके पास समय बचता है, यानी कितना बचता है, नवंबर दिसंबर, लगभग 3 महीने, मतलब कंप्लीट नहीं, 80 से 85 डेज, इतना समय है। और इतने में तो क्या से क्या हो जाता है अगर आप सच में अपना डेडिकेशन दिखाएंगे, अपना फुल पावर लगा देंगे, जो आपके अंदर की क्षमता है, जितनी आपके अंदर की कैपेसिटी है, उतना अगर आप झोंक देंगे आर या पार की लड़ाई में, तो हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, बाकी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मैं तो यही कहूँगा आपसे, मेरी सलाह यही है, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करना अपनी पढ़ाई के साथ। जो पढ़ रखा है इतने समय से उसको डाइजेस्ट करके जाना है। एक्सपेरिमेंट करना है या नई चीज़ें पढ़नी तो ओनली ऑन करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के करके जाना, और बाकी अधिकांश जो चीज़ें हैं वो आपकी पढ़ी हुई आएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अब सिलेबस चेंज है वो तो मैं, कई बच्चे मान रहे थे, मैंने किस समय कह दिया था, आज से 3 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले कह दिया था कि सिलेबस यूपीपीएससी के एग्जाम के पास जाने के बाद सिलेबस चेंज नहीं होगा। जब स्टार्टिंग में ये न्यूज आई कि यूपीपीएससी एग्जाम कराएगा, तभी मैंने कह दिया था कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। वो ये कॉमन सेंस था। क्यों कॉमन सेंस था वो तो आप जानते ही हैं यार। एक बार बताइए, इतने समय से एक पैटर्न पे अगर कोई तैयारी कर रहा होगा, सडनली उसको कहा गया कि दूसरा आयोग एग्जाम कराएगा, और वो आयोग निर्धारित कर देता है परीक्षाओं की तिथि और 2-2.5-3 महीने का समय देता है, तो कैसे सिलेबस चेंज हो जाएगा बताइए। ये भी तो फिर बहुत अजीब सी बात हो जाती ना। इसलिए तो वो नॉर्मल सी बात थी कि सिलेबस चेंज नहीं होना था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ विज्ञापन में जो चीजें हैं वो बता देता हूं। मैंने कुछ पॉइंट निकाले हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट है, या ये कहो एक बहुत मतलब जिसको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, इसको ध्यान रखना, 4 नवंबर है। ठीक है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, 4 नवंबर 2022 है। तो ये अंतिम तिथि है। सबसे पहले से तो आपसे एक अनुरोध है, किसी भी केस में फॉर्म गलत मत भर के आना। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, ये मत सोचना कि हमें फॉर्म में संशोधन का, मुझे मेरा मतलब वहां पे मैसेज करके मुझे परेशान मत करना कि ये हो गया वो हो गया, इसका नाम ये कर दिया, इसका नाम वो कर दिया, एक्स आर्मी लगा दिया, ऐसा कर दिया, फॉर्म में संशोधन होगा। ये बिल्कुल संशोधन नहीं होता। ये यूकेपीएससी के एग्जाम है, यूके के नहीं है। पहली बात, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। और ये मत कहना मैंने अपने दोस्त से भरवाया, सर मैंने अपने इससे करवाया, सर मेरे इसने ये कर दिया। आप लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप लोग नहीं जानते फॉर्म भरना आज तक? साइबर, अगर घर पे नहीं भर सकते तो साइबर कैफे में जाके भरिए, अपना एक एक डिटेल उसको अपने सामने अपना क्रॉस चेक करवा के भरिए। क्या वो 10th क्या लिख रहा है, 12th किस वर्ष से लिख रहा है, हर चीज एक एक पॉइंट आपको सही से भरना है। अगर फिर भी अगर आप फॉर्म गलत भर के आते हैं तो फिर ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात होगी। इसको ध्यान रखना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी छात्र फॉर्म गलत भरे और फॉर्म गलत भरने के बाद उसका फॉर्म रिजेक्ट हो, क्योंकि पता लगा तैयारी की है, फॉर्म ही गलत भर के आगे फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ये अनुरोध है, अपनी नजरों के सामने खुद जाइए। 4 नवंबर तक की तिथि है, पूरे आपके पास लगभग 20 दिन बचे हैं। अब 20 दिनों के अंदर आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप कितने भी दुर्गम इलाकों में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप खुद जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट एक एक चीज जिससे भी भरवाते हैं अपने आंखों के सामने, जो पॉइंट टाइप कर रहा, जो चीज वो लिख रहा, उसको देखिए और उससे कहिए कि मुझे हर पॉइंट जो भी फॉर्म में फिल कर रहा है मुझे क्रॉस चेक करवा कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल भी ये मतलब कोताही मत बरतना। आपसे रिक्वेस्ट है, फॉर्म आपका गलत नहीं होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरा, आप लोगों ने देख लिया होगा जो विज्ञापन है इस बार थोड़ा सा पुराने तर्ज पे निकाला हुआ है, यानी अब डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका होगा। यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज का मतलब आप एक ही जनपद से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और जिस जनपद से आप अप्लाई करेंगे आपकी वहीं पे मेरिट बनेगी, अदर से आपका कोई लिंक नहीं। यानी इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी। और फायदा नुकसान ये अलग चीज है, उस पर हमें डिस्कस नहीं करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे बात चल रही है, विज्ञापन जो आपका निकला हुआ है उस पर चल रही है। ठीक है, तो एक छात्र एक ही जिले से आवेदन कर सकता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी होगा, सर पटवारी भी भर सकते हैं, लेखपाल भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, वो तो एक ही चीज है ना। आप या तो पटवारी के लिए अप्लाई कीजिए या तो लेखपाल के लिए कीजिए। वो ऑप्शन आ जाएगा आपका कि आप पटवारी के लिए कर रहे हैं या लेखपाल के लिए कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना, एक छात्र एक ही चीज भरेगा, क्योंकि एग्जाम का तो एक ही तिथि होगी ना, पेपर तो आपका एक ही होगा। तो आप कैसे पटवारी के लिए अलग, लेखपाल के लिए अलग भर सकते हैं? ठीक है, तो वो ध्यान देने वाली बात है। आप जिस भी जिले का चयन करेंगे उसी जिले में आपको एग्जाम देना होगा और उसी जिले में आपकी मेरिट बनेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी जिलेवार इसने
इस बार कर दिया, राज्य कैडर ना करके डिस्ट्रिक्ट कैडर कर दिया, इसको ध्यान रखना। और उसी डिस्ट्रिक्ट में फिर आप अपनी क्या देंगे, सेवाएं देंगे। ठीक, ये होता है इसमें। तो फिलहाल जो है आप लोग एक ही जिले को सेलेक्ट करेंगे और उसके अलावा आपके पास कोई भी विकल्प नहीं होगा, और कोई भी जो छात्र है वो 2 जिले सेलेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरी चीज समझ गए ना। तीसरा, आरक्षण के संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक उसको अपडेट रखना, उसको आप अप्लाई करना, और जब कल के दिन आपका वेरिफिकेशन होगा उसके बाद उसको मांगेगा। गलत दावे मत करना है, ठीक है, कि मैं ओबीसी हूं और मैं जनरल हूं या ये हूं वो हूं, टिक मार के आगे और पता लगा सर्टिफिकेट ही नहीं है, ऐसा मत करना। वो तो नॉर्मल कॉमन सी चीज है। ठीक, शैक्षिक जो अर्हता वाली बात है, जो इसमें क्योंकि आप जानते हैं ग्रेजुएशन मांगे, अब आप कहोगे सर ग्रेजुएशन कब मांगेंगे, आप जब ग्रेजुएशन हुए, आप हैं ना ग्रेजुएशन, जो पुराने उनको तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो कह रहे होंगे सर हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हो। अगर आपकी 4 नवंबर से पहले की अगर आपके जो अंक पत्र है, यानी आप ग्रेजुएशन का जो अंक पत्र है अगर वो रिलीज हो गया, उसने 4 नवंबर से पहले की तिथि अगर उसमें आती है तो आप फॉर्म भरिए, वरना मत भरिए। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचना है। ठीक है, कई लोग ये कहेंगे कि सर अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, बाई चांस आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हैं और आपकी उम्र भी सपोज होगी, अब पहले तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उम्र हो पाएगी नहीं हो पाएगी अगर आप अपीयरिंग में 21 साल, अब जो भी है चलो होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आप आधे आधे में पहुंचे हैं तो आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म। सिंपल सी बात है, ये जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 4 नवंबर 2022, इससे पहले आपकी जो मार्कशीट है यानी अंक पत्र है वो रिलीज हुआ होना चाहिए। उससे उसमें जो डेट होगी, उसमें तिथि जो होगी 4 नवंबर से पहले की तिथि होनी चाहिए आपकी जो मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म में उसने साफ साफ लिखा है किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने गलत दावे कर दिए, गलत फॉर्म भर दिया, तो ये उम्मीद मत करना कि हम उसमें संशोधन करके आए, आयोग हमें दोबारा देगा, संवाद जारी करेगा। यूकेपीएससी में ऐसा नहीं होता। हाँ, माइनर अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है, किसी वजह से आपके नाम में स्पेलिंग गलत भर देते हो या कुछ ऐसा कर देते हो, वो बाद में एफिडेविट वगैरह लगा के चल जाता है, या कोई आपका आगे पीछे नंबर हो गया, लेकिन आपने पूरा ही दावा गलत कर दिया तो फिर उसमें नहीं होगा। यानी सपोज माना आप लोग एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस जो भी आप लगाते हैं, आप पता लगा जनरल है, वहां लगा दिया आपने एक्स आर्मी, ठीक, फिर कहां से आपका सिलेक्शन होगा बताइए? आपने दावा ही गलत कर दिया, तो वो तो आपकी मेरिट जो है एक्स आर्मी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और आप कहोगे सर वो तो गलती से मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, आपका दावा निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा फिलहाल जब फॉर्म भरेंगे कोई भी प्रिंट आउट आपको नहीं भेजना है। क्यों? क्योंकि जब आपका ये फॉर्म भर दी गई, नॉर्मल पहला चरण, इसके बाद जब आप एग्जाम निकाल लोगे ना, जब आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाएगी तो कुछ गुना या कुछ वो करेगा, उसके बाद जो आपने अभी आवेदन में जो फॉर्म डाले हुए हैं, जो भी आपने चीजें भरी हुई हैं, उसी की आपको क्या करना पड़ेगा, स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ड एक कॉपी जो है फ्यूचर में आयोग को प्रेषित करनी होगी। वो बात की बात है, अभी नॉर्मल फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, लिखित परीक्षा पहले होगी, उसके बाद फिजिकल होगा, ये आप सब जानते हो। लिखित परीक्षा की तिथि भी आप जानते हैं 8 जनवरी दी हुई है, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और इसके अलावा जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं टोटल कितने हैं, 563, 563 पदों पर अधिक विज्ञापन आया है, और इसमें भी दोनों चीजें हैं, यानी पटवारी के 391 और 172 किसके हैं, लेखपाल के 391 और 172, और ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। नंबर ऑफ पोस्ट देखना जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस हिसाब से होंगे, आप अपना ये तो स्वविवेक है। अब मैं ये अब आपको सर चुपके से आप ये बता दीजिए कि हम किस जिले से भरें फॉर्म, सर बताएंगे तो इतने लोग सुन रहे हैं, सभी उसी जिले से डाल दोगे तो फिर क्या फायदा। ये अपना विवेक है। अब इतना लॉजिक बताए, कई बच्चे सोचते हैं यार इसमें ज्यादा पोस्ट है, यहां से भर देता हूं, सभी यही सोचेंगे तो सभी वहीं पहुंच जाएंगे। कई सोचेंगे यार इसमें कम है और मैं दिमाग लगाता हूं कि यार इसमें कम पोस्ट हैं तो यहां से भर लेता हूं और लोग वहीं से भरेंगे तो यार कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। पता लगा सभी ने यही सोच दिया, फिर वहीं सब पहुंच गए। तो ये आपका विवेक है, आप जिस भी तरीके से सोचते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप अपने स्तर से देखना। तो ये पटवारी के और ये लेखपाल के ये पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है। आपको या तो यही भरना है, वो पूछेगा ऑप्शन में, या यही भरना है। उम्र सीमा अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा जो इश्यू था, जो कह रहे थे बच्चे कि सर एज का क्या होगा, एज फैक्टर का, उम्र सीमा, इसको क्योंकि फॉर्म सभी भर सकते हैं, ध्यान रखना। जो अभी वर्तमान समय में ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका है ग्रेजुएशन और उसके अंक पत्र में जो है उसकी जो तिथि है इससे पहले की, वो फॉर्म भर सकता है, बशर्ते उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। ये किसके लिए है, न्यू कैंडिडेट के लिए, यानी जो जिसने पहले फॉर्म नहीं भरा है, अगर उसकी उम्र 21 वर्ष से 28 वर्ष है तो फॉर्म भर सकता है किसका, पटवारी का। ठीक है, पटवारी का, ये पटवारी का हो गया। और उसकी उम्र 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है तो वो काहे का भर सकता है, लेखपाल का। अब ऐसा नहीं कि मैं ये भी भर दूं मैं ये भी भर दूं, ऐसा थोड़ा ना होगा। एग्जाम तो आप एक ही दोगे,
एग्जाम तो एक ही होगा, या तो पटवारी भरोगे या लेखपाल ही भरोगे। अब दो दो जगह तो ऐसा थोड़ा ना होता कि तुम ही पटवारी भरो तुम ही लेखपाल भरो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पेपर तो एक ही होना है ना, वो कॉमन सी बात है। तो आपको ये जो है उम्र सीमा आपकी दी हुई है, और इसमें जो है ध्यान रखना, इसमें जो कैलकुलेशन होता है, यहाँ कई बच्चों को पता ही नहीं होता। ये जो उम्र सीमा होगी, जो नए छात्र हैं, बाई चांस अगर आपकी 1 जुलाई 2022 को किसी भी केस में आपकी जो उम्र है न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आप इस तिथि को खुद कैलकुलेट करना, 1 जुलाई 2022 की तिथि को 21 वर्ष से कम के हैं, सपोज आपकी उम्र 20 वर्ष 11 माह 25 दिन हो रही है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सिंपल सी बात है। यानी पता लगा आप 2 जुलाई 2022 को आपकी 21 वर्ष होगी, तो एक दिन का, कई बच्चे कहते हैं सर एक ही दिन का गैप हो रहा, चल जाएगा, नहीं चलता बच्चों, ये तो नियम है। यानी कहीं ना कहीं इस तिथि से पूर्व ही आपको क्या करना होगा, 21 वर्ष कंप्लीट करना होगा। बाई चांस आप 2 जुलाई 2022 को 21 वर्ष हो रहे हैं, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, नए छात्र। तो आप सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन जो आपकी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से चेक करना कि क्या आपको 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो आप फॉर्म फिल करेंगे, नहीं हो रहे तो नहीं कर पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि 1 जुलाई 2022 का जो क्राइटेरिया है वो कब आपका 21 वर्ष पूरा कर रहा है, और इस तिथि को कहीं आप 28 से प्लस तो नहीं हो जा रहे, यानी कहीं आप 28 साल से ज्यादा के तो नहीं हो जा रहे इस तिथि को, तब आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे छात्र जिसने पहले फॉर्म फिल किया था, यानी जब यूके ट्रिपल एससी ने जब एग्जामिनेशन मतलब अपना विज्ञापन जारी किया था, तब फॉर्म फिल किया था, उनके लिए जो है अपने आप में कितना, 1 जुलाई, पुराने स्टूडेंट 2020 की तिथि निर्धारित की है। यानी आपको जो पुराने छात्र हैं उनको ये तिथि, इस तिथि के हिसाब से देखना है। क्या 1 जुलाई 2020 को आप 21 वर्ष के थे? अगर थे तो फॉर्म फिल कीजिए, नहीं थे तो मत कीजिए। और क्या 1 जुलाई 2020 को आप 28 वर्ष से ज्यादा के हो गए थे तो फॉर्म फिल मत कीजिए, नहीं थे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीज अब क्या आपके किसके लिए हो रही है, पटवारी के लिए भी और लेखपाल के लिए। बस लेखपाल की उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष और पटवारी की जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष से 28 वर्ष है। और जो कैलकुलेशन होगा आयु का वो किस तिथि से होगा, आपको मैंने बता दिया कि जो नए स्टूडेंट हैं वो 1 जुलाई 2022 को चेक करेंगे, पुराने स्टूडेंट 1 जुलाई 2020 को चेक करेंगे, और इन तिथियों को वो कम से कम 21 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम 28 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और पुराने वाले छात्र कम से कम 21 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम 28 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेखपाल के लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी, लेखपाल के लिए 21 से 35 का लगा देना है, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो एज वाला फैक्टर है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि ग्रेजुएशन है, इसमें जो है फिजिकल। अब कई बच्चे कहेंगे सर फिजिकल का क्या है? फिजिकल बच्चों आपको दौड़ना है दोनों में, ठीक है। पुरुष वर्ग को क्या करना है, चाहे पटवारी हो या लेखपाल हो, 60 मिनट यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ठीक है। और महिलाओं को जो है 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। यानी आपकी पुरुष और महिलाओं के लिए जो है ये है दोनों में, ठीक है। पटवारी हो या लेखपाल हो, आपको अगर फॉर्म भरा है, फिजिकल जो होगा ये इसका होगा। फिजिकल के मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। फिजिकल के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, इसको ध्यान रखना है। सिर्फ एक प्रकार के एक क्वालिफिकेशन करना है, इसको क्वालिफाइड करना है, इसके मार्क्स नहीं जोड़ते। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो वेट मांगा गया है 45 kg, यानी जो इससे कमजोर हैं तो आप खाना पीने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, केले वेले जम के खाइए, कच्चा पनीर खाइए, एग वगैरह खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दाल वगैरह खूब पीजिए, मतलब अपना प्रोटीन लीजिए, बॉडी को गेन कराइए। 2-3 महीने में 45 प्लस आ ही जाओगे, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम है, बाकी ये आपका है, ठीक है। इसके अलावा जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको सीना फुलाना है, 84 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए आफ्टर, मतलब वो जैसे आप चेस्ट नपवाओगे वहां पे तो 84 सेंटीमीटर उसने बताया है, और 84 सेंटीमीटर में कम से कम 5 सेंटीमीटर आपके फुला के होना चाहिए। यानी आप अगर नॉर्मल 79 है तो फुला के 84 कीजिए, आप 78 है तो फुला के 84 कीजिए, मतलब मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव चाहिए, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज है जो ध्यान देने वाली बात है, हाइट का जो इश्यू है, बच्चे हाइट को परेशान है। बच्चों हाइट मांगी है 168 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए मांगी 152 सेंटीमीटर, और जो पहाड़ी इलाके हैं, पर्वतीय हैं, उनके लिए कितने 5 सेंटीमीटर की इसमें क्या होती है,
छूट होती है। यानी कोई अगर अभ्यर्थी 168 सेंटीमीटर का नहीं है और पहाड़ से बिलोंग करता है तो 163 सेंटीमीटर में क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। अब हिल सर्टिफिकेट वगैरह तो बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिल सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से डोमिसाइल से ही चल जाना चाहिए। अगर पृथक से बनता है तो पता नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं इतना, क्योंकि मेरी तो हाइट अच्छी है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की, कभी मैंने सोचा भी नहीं इस बारे में। मेरे ख्याल से डोमिसाइल से शायद पता चल जाएगा कि ये डोमिसाइल इसका यहाँ का है, तो वो हिल सर्टिफिकेट ही अपने आप में ऑटोमेटिकली बनता होगा। अलग पृथक से बनता है तो वो बहुत बात की बात है, जब वो तो आपके फिजिकल का परीक्षण होगा, आप इससे पहले का बना दे। हाइट थोड़ा बढ़ घट रही है इस उम्र में, अब वो 168 सेंटीमीटर है नहीं है, उससे कम है कितना है, वो आप लोग चेक कर लेना एक बार, अगर है तो बनवा लेना एक, मतलब वो कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और इसकी ऊंचाई ये, मतलब वो ऊंचाई थोड़ा नापेंगे, वो तो खाली कहाँ से बिलोंग करता है उसका एक प्रमाण पत्र होगा, इस जगह से बनता है, ठीक है। ये आपको हिल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे दी है वो दी है बच्चों, जो लेख वो जिसमें मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, SC ST को तो OBC को आप लोग पता ही होगा कि 5 वर्ष की छूट मिलती है उम्र सीमा में, ठीक है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज दी है, 10th 12th आपका कहां से होना चाहिए, उत्तराखंड से होना चाहिए, होगा ही होगा मेरे ख्याल से। बाई चांस कोई आर्मी वगैरह वाले हैं या सेंट्रल की जॉब में हैं, अगर उनकी जॉब यहां से बाहर है तो उनके बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनका डोमिसाइल उत्तराखंड का है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेवा योजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए, यानी सेवा योजन कार्यालय में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आप कहोगे सर की स्थिति को कैसे करें, क्या करें, आजकल तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी हो जाता है, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है ये, इससे पहले आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए वहां पर, ठीक है। अगर रिन्यू नहीं है तो रिन्यू कराना तो रिन्यू करा लीजिए। सब देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाइए, बात कीजिए फोन पे, आजकल क्या नहीं ऑनलाइन सब चीजें हो जा रही है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो 4 नवंबर 2022 से पहले आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं तो रिन्यू तब भी होना चाहिए। मतलब आपका अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इस फॉर्म को भरने की तिथि के आसपास वो मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनवैलिड हो गया या मतलब उसको डेट जो होगी उसकी रिन्यू की जरूरत है, रिन्यू होगा तो करा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसमें एक NOC सर्टिफिकेट की बात कर रखा है, यानी जो छात्र ऐसे हैं जो ऑलरेडी राज्य की किसी सेवा में कार्यरत हैं तो वो NOC ले लें अपने विभाग से, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी एक प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र कहते हैं। आप लिखवा लीजिए कि लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना दिनांक इतने इतने के माध्यम से राजस्व उप निरीक्षक ऑब्लिक लेखपाल के इतने पदों पर विज्ञापन, मतलब जो पद है इतने पदों पर विज्ञापन जो है मतलब आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें मुझे मतलब मैं भी इसमें क्या करना चाहता हूँ, सम्मिलित होना चाहता हूँ। अतः विभागाध्यक्ष जो भी होगा उनके ना मुझे इसके संबंधित, इसमें सम्मिलित होने से संबंधित एक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। आप करना, साइन करवा देना, बस अपने पास रख लेना, ताकि कल के दिन आपके प्रूफ हो जाएगा कि आपके विभाग ने आपको परमिशन दी थी कि आप इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। ये था। बाकी इसके अलावा जो चीजें हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा पॉइंट आपका रहा होगा कि आप इसको ना समझ पा रहे हो। डोमिसाइल का इश्यू जो है वो पता ही है आपको, ग्रुप C लेवल की पोस्ट है, उत्तराखंड की है तो आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, 10th 12th आपका उत्तराखंड का मांगता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का मैंने बता ही दिया। उम्र का आपको मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें समस्या होनी चाहिए उम्र की, ठीक है। ये आपकी जो टोटल चीजें हैं, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से क्या रखना है, ध्यान में रखना है। बस इसमें टोटल जो एक प्रोसेस है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि आप फॉर्म भरने में गलती ना करके आए, यानी किसी भी केस में ये ध्यान रखना कि आपसे फॉर्म भरने में मिस्टेक ना हो। अगर आपने फॉर्म भरने में मिस्टेक कर दी तो फिर बच्चों फिर बहुत मतलब ये गलत बात होगी कि अगर आप किसी भी केस में फॉर्म गलत भरते हैं। बाकी तैयारी आप करते रहिए, तैयारी फिलहाल मेन है, महत्वपूर्ण चीज है। इसमें एक मोटिवेशनल वीडियो भी एक हफ्ते बाद आएगी, बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो होगी आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों का चलता रहेगा। अपना फॉर्म अच्छे से भरना है, ठीक है। एक बार मतलब 10 बार सोच के भरना, क्रॉस चेक करवा के भेजना, फॉर्म गलत नहीं भरना है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपना क्या रखिए, अपडेट रखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आई होगी अब आपकी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना।